हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है ऊर्जा के बारे में पढ़े थे, ऊर्जा का स्रोत के बारे में पढ़े थे कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। हमने देखा था कि भाई कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, जब हम कार्य करते हैं तो एनर्जी खर्च होता है और एनर्जी जो है जिन वस्तु से प्राप्त होता है उन वस्तुओं को हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ठीक है, इन सबको हम लोग जो है मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि ऊर्जा का स्रोत मतलब ऊर्जा का अच्छे स्रोत के बारे में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ईंधन के बारे में बात की कि ईंधन होता क्या है और अच्छे ईंधन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे। इसके बाद से हम लोग जो है ऊर्जा का अच्छे स्रोत कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जो है पढ़ लिए हैं। हम आशा करते हैं कि आप जो है इन सभी चीज़ों को नोट कर लिए होंगे हेडिंग दे करके। ठीक है, अगला जो हम लोग का हेडिंग रहेगा वो है यहाँ पे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। आप इन सबको जो है हेडिंग देकर लिखते जाइएगा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है उसको समझिएगा कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा जीवाश्म ईंधन बने हैं। कह रहा है कि बहुत लंबे समय अवधि मतलब कि करोड़ों वर्ष लग चुके हैं जीवाश्म ईंधन बनने में। ठीक है, करके जो पौधे होते हैं वो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं और अवशेष भी दब जाते हैं, उससे जो है जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक अणु है, करके ये जो है ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक अणु होता है। ठीक है, इसके बाद से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। करके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण जो है कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा और प्राकृतिक गैसें हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है कि प्राचीन काल में लकड़ी उष्मा ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत था। मतलब उस समय जो है कि प्राचीन काल में जो लोग थे उस समय के वह लकड़ी का ही उपयोग करते थे, लकड़ी से ही खाना बनाते थे, लकड़ी को ही जलाते थे। ठीक है, करके बहते पानी और पवन की ऊर्जा का उपयोग सीमित कार्यकलापों के लिए किया जाता था। करें कि प्राचीन काल की बात करें तो उस समय जो है जो पानी से जो बहने वाला पानी था उसमें जो एनर्जी थी और जो पवन ऊर्जा था उसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता था। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले की खोज के कारण औद्योगिक क्रांति संभव हुई। करें कि जब कोयला के खोज हुआ तो औद्योगिक क्रांति जो है प्रारंभ हो गया, मतलब कि चारों तरफ जो है कल कारखाने जो है बैठने लगे जब कोयला का खोज हुआ। तो उसके बाद से करें कि औद्योगिकरण द्वारा समस्त संसार में जीवन की बेहतरी हुई। करे कि जैसे जैसे जो है कोयला खोज हुआ, कोयला की मात्रा मिलती गई तो भाई औद्योगिकरण होने लगा और चारों तरफ जो है संसार में जो है विकास हुआ, बेहतर हुआ, संसार बेहतर बना पहले से। इसलिए बहुत बड़ी दर पर ऊर्जा उत्पादन करने की सार्वभौमिक मांग हुई, मतलब कि ऊर्जा उत्पादन की जो है मात्रा उसकी मांग जो है बढ़ती गई। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल द्वारा हुई। करके प्रौद्योगिकी का विकास भी ऊर्जा के स्रोतों द्वारा हुआ, किंतु इनके भंडारित सीमित है। करके इनके भंडार क्या है, सीमित है। मतलब कह रहा है कि जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी जो आया हुआ है, हम जो कुछ भी उपयोग कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम आपके सामने इस मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी जो आया है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये ऊर्जा के स्रोतों से हुआ है। हमें ऊर्जा प्राप्त है उन ऊर्जाओं से हुआ है। ठीक है, करें कि जो भी हम लोग जो है जो मतलब कि जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये क्या है, इनका भंडार जो है सीमित है, ये समाप्त हो सकते हैं। आगे दे रखा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। करें कि जो जीवाश्म जो ईंधन होता है वह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अर्थात आप अनवीकरणीय करने का मतलब ये है कि ये समाप्त हो सकते हैं, इनका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। मतलब कि इनको बचा कर रखना जरूरी है, भविष्य में काम आ सकता है, किसी अच्छे काम में इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि हम ऐसे तेज दरों पर इन स्रोतों का उपयोग करना जारी रखेंगे तो ऊर्जा के ये स्रोत शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। करके ऊर्जा संकट को ध्यान में रखकर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई, किंतु हम ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी भी जीवाश्म ईंधनों पर क्या है, निर्भर जारी रखे हुए हैं। मतलब कि जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो जीवाश्म ईंधन है ये समाप्त होने वाली होती हैं और ये समाप्त हो सकती हैं। इनका जो है उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए हमें इनको जो है ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में ऊर्जा का संकट भी हो सकता है, संकट पड़ सकता है। हम उन दौरानों जो है क्या करेंगे, इन जो है संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास बिजली हो गया है, फिर भी जो है कई सारे क्षेत्रों में
इन सब का जो उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन सभी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग जो है उतनी मात्रा में न हो, आगे भविष्य में बचाकर हमें रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक जो है तालिका यहाँ पे ग्राफ बनाया होगा कि भारत में हमारी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों को दर्शाता पाई चार्ट है। ये पाई चार्ट बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो है ये सब कोयला का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? कोयला का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र जो बनाया गया है ये किसका क्षेत्र है? ये क्षेत्र है आपका जल का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। यहाँ पे जो काला वाला है, काला वाला क्षेत्र नाभिकीय क्षेत्र का है। व्हाइट वाला यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला क्या है? ये वायु का क्षेत्र है। ठीक है, पवन का क्षेत्र है, जिसके पवन के द्वारा हम लोग ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे बात से आगे बढ़ते हैं। करें कि जीवाश्म ईंधन के दहन की अन्य हानियां है। करें कि जीवाश्म ईंधन जो दहन हो रही है उससे हमें हानियां भी हैं, नुकसान भी पहुंचता है हमारी। ठीक है, करें कोयला या पेट्रोल उत्पादों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। करें कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये क्या हो रहा है? ये ईंधन समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जो ऊर्जा के एक प्रकार के स्रोत हैं। दूसरी बात कर रहा है कि इन ईंधनों को उपयोग करने से जो है वायु भी प्रदूषित होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब डीजल या पेट्रोल को जलाते हैं या कह लीजिए कि हम कोयले को जलाते हैं तो उनसे क्या होती है? उनसे जो है हानिकारक जो है ऑक्साइड निकलते हैं, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड निकलता है। यहाँ पे देखिए कार्बन निकलता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं जो जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर निर्मुक्त होते हैं, मतलब कि निकलते हैं। करके अम्लीय ऑक्साइड हैं, करके सल्फर का ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, कार्बन का ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल वर्षा कराने का काम करते हैं या अम्ल वर्षा का कारण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया भी है, करे कि यहाँ पे इनके कारण अम्ल वर्षा होती है जो हमारी पानी भूमि संपत्ति को क्या करता है? प्रभावित करती है। मतलब कि जो अम्ल वर्षा होता है, ये अम्ल वर्षा करता क्या है? तो करके अम्ल वर्षा जो है जल को, जो तालाब है, नदी है, उन जलों को अम्लीय कर देता है, जिसकी वजह से जो जलीय जीव होते हैं उन पे जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा से हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। अम्ल वर्षा से जो महल बने हुए हैं, जो इमारतें बनी हुई हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल देख लीजिए, उस पर जो है अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ने से जो उसके पेंट वगैरह होते हैं उन पे काफ़ी हानि पहुंचती है। तो कह रहा है कि जो हम लोग वाहनों का जो उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है मतलब कि हम लोग कोयले को जलाते हैं, इनसे जो बहुत सारे ऑक्साइड्स निकलते हैं और ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं, जो अम्ल वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, इसके बाद से और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। करे कि वायु प्रदूषण के अतिरिक्त क्या होता है? इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण भी बनता है। करे कार्बन डाइऑक्साइड लघु तरंगदैर्घ्य सौर्य अवरक्त विकिरण को पार करने देती है और ये विकिरण पृथ्वी तल को गर्म कर देती हैं। पृथ्वी की गर्म सतह तरंगदैर्घ्य के अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर मुड़ जाती हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह काम करता है, जिससे सूर्य के प्रकाश के बाद भी ताप बहुत कम नहीं हो पाता और इसे ही क्या कहते हैं? और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मतलब कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्रीन हाउस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या किया है? जो वायुमंडल होता है उसको चादर की तरह ढक के रखा हुआ है। दूसरी बात, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, डीजल का प्रयोग कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे आ चुकी होती हैं, उन प्रकाश किरणों को बाहर निकलने से रोकने का काम करता है। उनको बाहर वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में दोबारा जाने नहीं देता है। ठीक है, जब वो प्रकाश किरणें बाहर वापस टकरा करके पृथ्वी से वापस नहीं जा पाती हैं तो क्या होता है? वो प्रकाश किरणें पृथ्वी पर ही रह जाती हैं, वायुमंडल पर ही रह जाती है, जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ जाता है। और इसका तापमान जो बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्योंकि इसके कारण क्या होता है? क्योंकि इसके कारण जो है जब तापमान बढ़ता है तो इसके कारण जो है चारों तरफ पूरे विश्व की ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक उष्मीकरण का जो है प्रभाव झेलना पड़ता है। पूरे विश्व को जो है एक उष्मा का जो है मतलब कि एक प्रभाव से झेलना पड़ता है, जिसको हम लोग वैश्विक उष्मीकरण के नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो पूरे विश्व का तापमान, पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसकी वजह से सभी वैज्ञानिक जो है ये डर मानते हैं, डर को व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है
कि चारों तरफ जल ही जल हो, क्योंकि भाई उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, उस पर जल जमा हुआ है, तापमान जो है ज़्यादा होने से वो पिघल सकते हैं, ठीक है। और वो पिघलने से जो है जो जल स्तर होता है नदियों का, समुद्रों का, जो जल स्तर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और जो समुद्र के जो किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वह जल्द ही जलमग्न हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो चुके हैं और उनको जो है वहाँ से जो वहाँ के जो लोग रहते थे उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों से उनको हटा दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग हाल में ही देखे थे कि उत्तराखंड में क्या जो यहाँ पे ग्लेशियर टूटा था, तो भाई ग्लेशियर टूटने के कारण जो है ये उसमें वैश्विक उष्मीकरण हो सकता है, तापमान बढ़ना हो सकता है, ठीक है। करके दहन की प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाकर और उनकी तकनीकों का व्यवहार पर परिवेश में हानिकारक गैसों के पलायन और राखों को कम कर जीवाश्म ईंधनों के दहन की प्रक्रिया के कारण प्रदूषण कुछ कम किया जा सकता है। करके जो हम लोग दहन की प्रक्रिया में उनकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं, जो ईंधन उनकी दक्षता को बढ़ा करके हम ऐसे ईंधनों का उपयोग करेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, जिससे राख कम निकले, जिससे धुएं कम निकले, वैसे हमें जो है ईंधनों का उपयोग करना चाहिए। करके अनेक कार्यों के लिए तथा यथा करके गैस स्टोव सवारियों में जीवाश्म ईंधन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। करके इनके अलावा हम जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख ईंधन है। करके हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधनों की सहायता से हम लोग स्टोव जलाते हैं। सवारी चलाने वाले, जैसे कि भाई पहले की जो गाड़ियाँ जो आती थी उनसे हम लोग जो है पेट्रोल डालते थे, अभी भी डालते हैं हम लोग। बाइक में हो गया, बाइक में पेट्रोल डालते हैं, भाई डीजल डाला जाता है, ठीक है, वाहनों में। तो करके हम लोग चलाते हैं। सवारी ढोने वाली जो गाड़ियाँ तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, इन ईंधनों को डालते हैं जो प्रदूषण फैलाने के काम करते हैं। करके हम उनसे विद्युत भी उत्पन्न करते हैं, कोयले से विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। करके हम सब जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का पसंदीदा क्या है, रूप है। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत है वह विद्युत ऊर्जा जो है एक ऊर्जा का क्या है, एक ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है जिसमें हम लोग जो है काम करते हैं। जो भी काम हो रहा है इस समय इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद से यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है, इस क्रियाकलाप को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप अच्छे से इसको तैयार रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक के टॉपिक को आप अच्छे से तैयार रखेंगे। इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में और हम लोग बात करेंगे, क्रियाकलाप को भी पढ़ेंगे, ठीक है।